अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। तहरीक इंसाफ में बज़ाहिर इस वक्त बदएतमादी की वाज़ेह फ़ज़ा महसूस हो रही है और बानी पीटीआई की इजाज़त से कासिम और सुलेमान को सियासी मैदान में उतारना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि बानी पीटीआई और उनके अहले खाना को पार्टी पर भरोसा नहीं है। और अब तो अलीमा खान के इस बयान से ये और भी वाज़ेह हो गया है कि पार्टी की क़यादत इस काबिल नहीं रही कि बानी पीटीआई उन पर इन्हिसार कर सके। जैसा कि हाल ही में अलीमा खान से ये सवाल किया गया कि क्या आप अदालत में अरकान पार्लियामान को आने का कहेंगी, जिस पर वो ये कहती दिखाई दी कि अरकान पार्लियामेंट उसी सूरत अदालत में आएंगे अगर वो मसरूफ़ ना हुए। अब अलीमा खान की गुफ्तगू ने पार्टी के अंदर मौजूद बदएतमादी की गहराई को मज़ीद उजागर किया है। उनके अल्फाज में मायूसी का अंसर मौजूद है जो ये जाहिर करता है कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पार्टी के अरकान की जानिब से कोई संजीदा कोशिश नहीं की जा रही। इसके अलावा बानी पीटीआई के एहतजाजी कॉल के हवाले से भी पार्टी में गहरी तकसीम दिखाई दे रही है। पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि कुछ रहनुमा इस एहतजाजी तहरीक को सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात और क़यादत की कमज़ोरियों ने एक नई शक्ल इख्तियार कर ली है। ये सूरत हाल ना सिर्फ पार्टी के मुस्तकबिल के लिए ख़तरा है बल्कि इसके हामियों के लिए भी एक तशवीश का बाइस है। अगर ये बदएतमादी की फ़ज़ा बरकरार रही तो तहरीक इंसाफ की सियासी हैसियत और इसके हामियों का एतमाद मज़ीद मुतासर हो सकता है, जो कि एक सियासी जमात के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकता है। जबकि दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने 90 रोज़ा एहतजाज का ऐलान करके बानी पीटीआई की एहतजाजी कॉल को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। और अब तो पार्टी रहनुमा अली अमीन गंडापुर के इस ऐलान से इजहार लाताल्लुकी कर रहे हैं। जैसा कि आज अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान का गुफ्तगू करते हुए ये कहना था कि अली अमीन गंडापुर का बयान उन्होंने नहीं सुना, उन्हें गाड़ी में बताया गया कि अली अमीन ने 90 रोज़ का बयान दिया है। इस अकरम राजा का कहना था कि बानी पीटीआई का 5 अगस्त का हुक्म है और वही हुक्म रहेगा, 90 दिन या कोई और तारीख कोई मानी नहीं रखती। पार्टी रहनुमाओं के इन बयानात से यह वाज़ेह हो रहा है कि अली अमीन गंडापुर के 90 रोज़ा एहतजाज का बयान बानी पीटीआई और पार्टी के लिए माने नहीं रखता। अब सवाल ये भी है कि वज़ीर आला के पी के अली अमीन गंडापुर ने 90 रोज़ा एहतजाज का ऐलान किया क्यों और इसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं। बज़ाहिर अली अमीन गंडापुर के इस ऐलान का पहला मकसद ये हो सकता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हासिल कर सके ताकि वो इस दौरानिए में इस्टेब्लिशमेंट से बैकडोर राब्तों के ज़रिए सियासी मामलात को बेहतर कर सके। दूसरा मकसद ये हो सकता है कि गंडापुर अपने सूबे की हुकूमत को बचाना चाहते हों और हुकूमती हलकों का भी यही ख्याल है कि अली अमीन गंडापुर ने 90 रोज़ा एहतजाज का ऐलान जानबूझकर किया ताकि वो अपने सूबे के मामलात को कंट्रोल कर सकें। एक और अहम तरीन नुकता जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता वो ये हो सकता है कि शायद नवंबर का इंतज़ार किया जा रहा है, क्योंकि नवंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अली अमीन गंडापुर की मुमकिन सोच के तहत अगर यहाँ कोई तब्दीली आती है तो मुमकिन है पार्टी के लिए हालात साजगार हो जाएं। लेकिन अभी कुछ भी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता क्योंकि सियासी हालात अचानक ही तब्दील हुआ करते हैं और कभी तवक्कुआत से बरक्स भी सियासी हवा चलना शुरू हो जाती है। अगर अली अमीन गंडापुर के 90 रोज़ा एहतजाजी कॉल देने के यही मकासद है तो मुमकिन है वो अपनी इस हिकमत अमली में कामयाब ना भी हो सके, क्योंकि अगर दूसरी सूरत में 90 रोज़ा एहतजाज होता भी है तो इस सूरत में ये एहतजाज नाकाम हो जाएगा, क्योंकि उस सूरत में बानी पीटीआई और उनके अहले खाना की जानिब से शदीद मज़ामत हो सकती है और पार्टी के अंदर ये मज़ामत दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार कर रही है। दूसरी आम बात यह है कि पार्टी में तकसीम इतनी बढ़ गई है कि पार्टी रहनुमा एक दूसरे की गुफ्तगू को भी लीक कर रहे हैं, जैसा कि आलिया हमजा ने शेख वकास अकरम की ऑडियो गुफ्तगू को लीक किया। अब इससे जाहिर हो रहा है कि पार्टी में तकसीम की लहर बढ़ चुकी है, जिससे पार्टी को सियासी नुकसान पहुंच रहा है। जबकि सलमान अकरम राजा दोनों रहनुमाओं में बढ़ती तलखी पर अपने रद्दअमल में कह रहे हैं कि जो ट्वीट की गई मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, खबरदार आइंदा ऐसी किसी ने कोई जिसने गलती की वो माफ़ी मांगे। सलमान अकरम राजा साहब का खासा तल्ख लहजा है, सख्त ज़बानी है सलमान अकरम राजा साहब की, और किसके लिए? आलिया हमजा साहिबा के लिए। वो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, जो सवाल किया गया वो आलिया हमजा की ट्वीट मुतल्लिक किया गया है कि ये बातें अब ज़ाहिर है बैठ कर भी रिजॉल्व की जा सकती हैं। वो कह रहे हैं कि ट्वीट जिसने की है उसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो तादीबी कार्रवाई होगी। अब सलमान अकरम राजा इससे पहले भी मुताद्दिद लोगों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई बतौर सेक्रेटरी जनरल कर चुके हैं। पार्टी के अंदर एक हल्का है जो समझता है कि सलमान अकरम राजा इस हवाले से खासे जारे मिजाज है और जो उन्होंने किया है वो दुरुस्त नहीं है। और पर्टिकुलरली आलिया हमजा जो 9 मई के बाद गिरफ्तार भी रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन वर्कर्स में से हैं जिन्होंने कैदोबंद की सोबत बर्दाश्त की है, उनसे मुताल्लिक तो ज़ाहिर है कारकुनान में गम गुस्से की लहर है कि वो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र है पंजाब की, और पंजाब में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उनका भी यही शिकवा था कि उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, उनको बताया नहीं गया, वहाँ पे मौजूद नहीं थी। और अब जो रिएक्शन आ रहा है पार्टी का इस ट्वीट के बाद इन पर्टिकुलर, उस पर भी एक हल्का खासी तनकीद कर रहा है। लेकिन इससे ये तो वाज़ेह हो रहा है कि पार्टी के अंदर एक वाज़ेह दरार है, एक लकीर मौजूद है, डिवाइड मौजूद है, तफरीक है, जो पार्टी के लिए उस वक्त के जब वो एहतजाज की कॉल दे रहे हैं 5 अगस्त तक एक ऐसे एहतजाज को पीक पे लाना चाहते हैं। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी का ज़ाहिर तारीख है 5 अगस्त के, उस दिन एहतजाज पीक पे होना चाहिए, लेकिन ऐसे बढ़ेगी तहरीक इंसाफ तो कैसे चलेगी तहरीक इंसाफ? यानी इतनी डिवाइड
इतना खलीज आपस में मुतजाद बयानात, गंडापुर साहब कुछ और कहते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इंडोर्स उस वक्त यही सलमान अकरम राजा साहब और पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर करते हैं बैठ के उनके साथ, और आज वही सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि 90 रोज़ की तो बात ही कोई नहीं है, ये तो बानी पीटीआई का फैसला है कि 5 अगस्त तक एहतजाज ज़ोरों से, शिद्दत से होना चाहिए, तो वो होगा। लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि उसके लिए हिकमत अमली क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है। अब आज 15 जुलाई है, लगभग 20 रोज़ जो है वो बाकी रह गए हैं 5 अगस्त में, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हिकमत अमली क्या वजह की है, किस स्ट्रैटेजी के तहत ये एहतजाज होगा, क्या सूबाई सतह पे होगा, मुख्तलिफ प्रोविंसेस के अंदर होगा, या कोई सेंट्रलाइज प्रोटेस्ट होगा, एक साथ निकलेंगे, और फिर मंजिल क्या होगी, इस्लामाबाद जाना है, ये धरना होगा या लॉन्ग मार्च होगा, ये जुज़ वक्ती एक वक्त का एक रोज़ा एहतजाज होगा या काफ़ी दिनों तक चलेगा। इस हवाले से कुछ भी वाज़ेह नहीं है, इंतहाई मुबहम बातें हैं, एक कन्फ्यूजन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी की पूरी इस पर्टिकुलर मैटर के ऊपर कन्फ्यूज नज़र आती है। तब आज बानी पीटीआई से जो मुलाकात हुई बहनों की, पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की जो गुफ्तगू है, उससे ये नज़र आ रहा है कि, और फिर इमरान खान साहब के हवाले से ये कहा कि पार्टी के अंदर जो कन्फ्यूजन है या वो लोग जो मुतज़ाद बयानिए के साथ चल रहे हैं, पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ हैं, इस कन्फ्यूजन को, आपस के इस इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए भी खान साहब ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। लेकिन खान साहब तो खुद बिहाइंड द बार्स हैं, और उनके बिहाइंड द बार्स होने की वजह से ये इख्तलाफात भी मौजूद हैं। तो जब खान साहब ने ये कहा कि वो पैटर्न इन चीफ़ है, तमाम तर फैसले वो खुद करेंगे, तहरीक कब चलानी है ये फैसला भी वो करेंगे, तहरीक चलती हुई नज़र नहीं आ रही, कॉल देते हैं, वो कॉल कारकुन मारने को तैयार नहीं है। तो अब जब ये इख्तलाफात, तजादात मौजूद हैं, इसको दुरुस्त करने की हामी खान साहब ने भरी है, तो उनके साथ तो मुलाकात उन लोगों की नहीं होती जिनकी मुलाकात होती है, ज़ाहिर है उन्हीं की बातें पहुँचती हैं। जो दूसरा ग्रुप है उसके रिजर्वेशंस अपनी जगह पर मौजूद है, तो ये इख्तलाफात को खान साहब कैसे कम कर पाएंगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो ले रहे हैं, लेकिन इसको निभाएंगे किस तरह से, ये भी अपनी जगह पर एक सवाल है। फैसल चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक लानुमा हमारे साथ मौजूद है। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फैसल साहब, सबसे पहले तो अली अमीन गंडापुर साहब ने 90 रोज़ की बात की, आज अलीमा बीबी ने खान साहब से मुलाकात के बाद ये कह दिया, ना सिर्फ अलीमा खान साहिबा बल्कि सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन पीटीआई भी ये कह रहे हैं कि नहीं, 5 अगस्त तक का जो फैसला है खान साहब का कि एहतजाज शिद्दत से होना चाहिए, तो वो वही फैसला है, हम एहतजाज करेंगे, नंबर 1। दूसरी चीज़, जो लबो लहजा सलमान अकरम राजा साहब का आज आलिया हमजा साहिबा से मुताल्लिक है, उस पर भी आपको कमेंट करना चाहेंगे, आपको लगता है ये मुनासिब बात है? देखिए, पहली बात तो यह है कि आज जो जनरल सेक्रेटरी की तरफ से सीनियर पार्टी कारकुन आलिया हमजा जो हैं, उनकी जिस तरह से गुफ्तगू की गई उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ मैं। आलिया हमजा जो है पार्टी की सीनियर कारकुन हैं, और उनके साथ इस किस्म का रवैया जो है वो हम कारकुनान जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, आपको इख्लाफ होता है तो आप कोई इतनी अगर आप में जुर्रत है, इतनी आपका ये है, तो आप मौजूदा हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट के जरा खिलाफ, आपके बाप का मुलाजिम तो है नहीं कि आप उसको इस तरह से करें। ये गुफ्तगू जिस अंदाज से की गई है तय काबिल मजम्मत है, और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, और ये एक घटिया तरीक़ेकार है। कारकुनान की जो इज्जत नहीं करेगा वो उसको लीडर रहने का कोई हक नहीं। उस पर दूसरी वो बात जवाब ये है देते हैं कि शेख वकास अकरम साहब के साथ जो मैसेजिंग थी, जाहिर है उसको लीक करना, और शेख वकास अकरम साहब का स्टांस भी आपने इसके ऊपर सुना होगा, वो भी खासी तनकीद कर रहे हैं इस पर। देखिए, शेख वकास अकरम साहब को भी इस लबो लहजे में माफी मांगनी होगी दोनों इनको, आलिया हमजा के साथ। आलिया हमजा वो हैं जो कि 9 मई के बाद उनको मर्द एहलकारों ने घसीटा, उनकी बेटियों के सामने उनके दुपट्टे तक छीने गए, और वो उन लोगों में से नहीं है जिनकी कुर्बानियां ना हो, और पुराने कारकुनान को नामौलूद क़यादत के भेंट नहीं चढ़ने देंगे। ये एक पूरा प्रोग्राम है जिसमें ये जो नए नए आए हैं, ये जो इलेक्शन से पहले ये जो अजीबोगरीब हुलियों वाले लोग आ गए हैं, और ये कहते हैं कि पुरानी पार्टी को तहे तय कर दें, पुराने कारकुनों को तहे तय कर दें। ऐसा नहीं होगा। कारकुनान आलिया हमजा के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे, और इस लबो लहजे की बिल्कुल इजाजत नहीं दी जा सकती। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि देखिए, इमरान खान साहब जाहिर है बाहर नहीं होंगे तो इख्लाफात खत्म कराने की बात जो है, ये आज भी आप देखें ना, लिस्ट कंट्रोल गई है ना, उनको एक साइड का स्टोरी बताई गई है। वहां पे आलिया हमजा का मुद्दा किसी ने बयान किया, क्या उनकी किसी ने राय ली, और वन साइडेड जो बात है ये की गई है। तो इस बात का क्या मतलब
सबूत है कि वहां पे जो बात है वो दोनों साइडों की सुनी गई है। तो अगर 90 दिन का अली अमीन ने कहा तो, और इमरान खान साहब ने 5 अगस्त कहा है, तो अली अमीन से बाज पुरस तो होनी चाहिए कि भाई आपने 90 दिनों का कहाँ से जो है वो दे दिया। इसी तरह से जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी लाहौर में, तो जनरल सेक्रेटरी साहब बैठा हुआ था। इसकी जरूरत तो नहीं हुई इस वक्त के सीएम को टोके कि जी 90 दिन का आप क्यों कह रहे हैं। ये तो बाद में जब कारकुनान ने जो है वो ववेला किया है, तो उसने हस्बे आदत जो है वो साइड बदल ली है। तो गुजारिश ये है कि ये इस तरह की दोगलेपन और मुनाफिकत जो है, ये इस तरह से इमरान खान साहब को इसका नुकसान पहुंचेगा। इमरान खान साहब को जल्द या बदीर एहसास हो जाएगा कि उनके जो फैसले हैं वो उनकी अपनी जात के लिए भी फायदेमंद नहीं है। उनको नुकसान हुआ है और मजीद नुकसान होगा। फैसल चौधरी साहब, ये पार्टी में कहीं गुड कॉप बैड कॉप तो नहीं शुरू हो गया है कि एक तरफ 90 रोज का टाइम है कि कोई इंगेज करेंगे, बातचीत करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, बैकडोर कुछ चैनल ओपन करेंगे, और दूसरी तरफ जो है वो प्रेशर माउंट करने की बात हो रही है। ये वही मज़ाहमत होगी तो मफामत होगी वाला प्लान तो नहीं है सर? नहीं सर, ये मजामत होगी, मफामत नहीं है इनकी। अब गुजारिश ये है कि ये जहाँ पे कमजोर लोग देते हैं उन पे भी पाल पड़ते हैं। इनके घरों के बाहर एक करने वाली पुलिस की गाड़ी हो तो 2-2 दिन ये घर नहीं घुसते हैं। ये इतने जुर्रत वाले हैं, जो ऐसा लग रहा है कोशिश करेंगे कि वो अपनी हुकूमत को मोर ज्यादा स्टेबल कर सकें। और इस वक्त जो सेनेट के इलेक्शन है वो पहला वोटर टेस्ट होगा। उसमें देखना पड़ेगा कि अली अमीन जो है, क्या वो सेनेट में अगर 5 हिस्ब मुखालिफ के लोग इलेक्ट हो गए तो फिर काम खराब है। फिर ये मामला यहाँ तक नहीं रुकेगा। और इसमें फिर काफी सारी आज सेनेट के जो अभी ज़्यादा टिकट तो ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुए, जराये के मुताबिक जो चले हैं, मेरा ख्याल में उससे अली अमीन के तहफ़्फ़ुज़ात भी होंगे कुछ टिकटों के ऊपर। कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि अली अमीन गंडापुर से मुताल्लिक बानी पीटीआई भी जल्द को बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं, या अब एक ट्रस्ट डेफिसिट ऊपर भी कायम हो गया है गंडापुर साहब को लेकर? ये अभी तक तो उनको पूरा एतमाद हासिल है। ये स्पेकुलेटिव बातें हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अली अमीन के ऊपर कोई अदम एतमाद इस वक्त इमरान खान साहब को है, की ज़ात को है। सर ये बड़ा टेक्निकल है वैसे। 90 डेज की जो बात गंडापुर साहब ने की, ये एक तरफ तो टाइम बाइंग लगती है, दूसरी तरफ जाहिर है नवंबर का महीना भी आ जाएगा 90 रोज के अंदर अंदर। तो क्या कोई ये टेक्निकल स्ट्रोक तो नहीं गंडापुर लेकिन साहब का? लेकिन रेहान, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 5 अगस्त को तारीख चलनी क्या है। जी। मतलब क्या तारीख, अगर मतलब खाना और क्वाली लाइट होनी है, या धरना होना है, सिट इन होना है, पहिया जाम होना है, जलसा होना है, जुलूस होना है, क्या होना है, रैली निकलनी है, मतलब क्या उससे क्या करना है। कोई कोई उसका खदो खाल तो तहरीक के पता नहीं है कि क्या होंगे। तो वो जब तक वो नहीं पता चलते तो फिर ये तहरीक कहा तो जा रहा है। वो नाम की तहरीकें तो आगे भी 3 चली हैं। 4 अक्टूबर को भी लीडरशिप नहीं आई, 26 नवंबर को भी लीडरशिप नहीं आई। ये तो वीडियो गेम ग्रुप है, ये तो बना के भाग जाता है। तो आम वर्करों ने कुर्बानियां दी हैं, शहीद भी वर्कर हुए हैं। तो वर्करों की तो आज बड़ी इज्जत अफजाई आलिया हमजा की सूरत में कर दी गई है, और वर्करों को ये पैगाम दे दिया गया है कि आप भेड़ बकरी हैं, और आपको तो आपकी हैसियत और औकात जो है वो सब वर्कर जो है आज से पहचान लें। अगर आलिया हमजा के साथ ये टोन और टैनर है तो आम वर्कर की तो हैसियत ही कोई नहीं बेचारे की। बिल्कुल ठीक। सिचुएशन इज वेरी मच क्लियर। लास्टली फैसल चौधरी साहब, ये मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, गंडापुर साहब जब लाहौर आए और जिस अंदाज में चीज़ें हुई, जहां उनका स्टे हुआ, जहां गए, और जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ज़रा एक लम्हे भर के लिए सोचे तो लगता है ऐसे जैसे अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और शायद केपी गवर्नमेंट को भी मरियम नवाज ही कंट्रोल कर रही है। जाहिर है सर, जब इस किस्म की बात होगी, अब ये कहा गया कि जी ये लाहौर का इवेंट बड़ा सक्सेसफुल था, तो मुझे सक्सेस की समझ नहीं आई कि वो सक्सेस क्या थी। मतलब हुआ क्या है लाहौर में ऐसा जिसको आप सक्सेस से ताबीर करते हैं। कौन सी वहां पे पंजाब में तब्दीली की लहर आ गई है। मासवा इसके के जाहिर है, अगर जब तक हुकूमत जो है वो साथ नहीं होगी तो फिर आप गिरफ्तारियों से भी बचेंगे। एक इवेंट को अच्छा करना और तंजीम और पार्लिमानी पार्टी जब तक इकट्ठी नहीं होगी तब तक तो एक तहरीक का इफेक्टिवली नहीं चल सकती ना जी। तो अगर वहां पे अगर आपने तंजीम को ही जीरो कर दिया है, पंजाब से जो ताल्लुक रखने वाले रहनुमा हैं उन्होंने साजिश करके, और उनको जहाँ से भी बैकिंग है, वो उसका नुकसान इमरान खान की ज़ात को है। इमरान खान साहब को भी जल्द या बदीर पता लग जाएगा कि ये मामला क्या है। और अगर आलिया हमजा जैसी कारकुन की इज्जत नहीं है तो बाकी कारकुनान की तो इज्जत नहीं होगी ना जी।
बहुत बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बारगाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो खलीज है दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, जहां पीटीआई ट्रबल में प्रॉब्लम में नजर आती है, वही हुकूमत भी मुश्किल में फंसी हुई है। एक चीनी स्कैंडल है जो सर उठा रहा है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। चीनी की बढ़ती हुई कीमतों ने इसमें कड़वाहट भर दी है। सवाल ये उठ रहा है कि हर बार चीनी की किल्लत क्यों पैदा होती है। सवाल ये भी उठ रहा है कि चीनी माफिया को अब तक क्यों बेलगाम छोड़ा गया है। और अब तो सवाल ये भी है कि क्या चीनी की किल्लत से किसी खास तबके को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। और इस किल्लत की वजह से जब हुकूमत ने चीनी दरामद करने और चीनी दरामद पर टैक्स छूट देने का फैसला किया, तो इस पर IMF की जानिब से फौरी एतराज़ सामने आया, क्योंकि IMF का मौक़िफ़ है कि किसी सूरत ड्यूटी फ्री चीनी नहीं दी जा सकती और ऐसा करना IMF मुआहदे की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी तस्वुर होगा। और यही वजह है कि हुकूमत अब मुमकिना तौर पर टैक्स छूट की पॉलिसी वापस लेने जा रही है। जबकि शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि उनके पास नवंबर तक चीनी के ज़खायर मौजूद हैं। अब सवाल यह है कि जब वाफर मकदार में चीनी मौजूद है तो फिर हुकूमत चीनी को इम्पोर्ट क्यों करना चाहती है। और यही सवाल बहुत से शुकूक को शुबात छोड़ रहा है। और ये शक भी गहरा हो रहा है कि क्या चीनी इंपोर्ट करने की आड़ में किसी खास तबके को कोई फ़ायदा देने की कोशिश की जा रही है। चीनी की 30 करोड़ डॉलर्स की दरामद अवामी मफाद में नहीं है, लिहाजा फ़ौरन जायज़ा लिया जाए। आम आदमी चीनी का बड़ा सारिफ नहीं, बल्कि असल फ़ायदा खुराक और मशरूबात की सनत को है। इसमें नाकामी चीनी की दरामद का जवाज़ नहीं हो सकती। उन्होंने मज़ीद कहा कि आम आदमी ना मशरूबात ख़रीद सकता है और ना मिठाइयाँ, फिर उनके नाम पर दरामद क्यों। बरामद की इजाज़त देने पर क्या कोई जवाबदेह होगा। यानी अब चीनी की इम्पोर्ट की आड़ में करप्शन और बदउनवानी का शुबा जाहिर किया जा रहा है और हुकूमत पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बहरहाल यही हुकूमत जब ऑपोजिशन में थी तो उस वक्त की हुकूमत को चीनी स्कैंडल पर किस तरह तनकीद का निशाना बनाती थी। अब हुकूमत फिलहाल चीनी की कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। मुल्क में चीनी की कीमत एक बार फिर आम सारिफ की पहुंच से बाहर हो चुकी है। इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी 200 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त हो रही है, जबकि पंजाब के बाद इलाकों में ये कीमत इस हद से भी तजावुज़ कर गई है। कीमतों में इस तसलसल से होने वाला इजाफा न सिर्फ आवाम की परेशानियों में इजाफा कर रहा है, बल्कि मुल्क की माशी पॉलिसीज़ पर भी कई सवालात खड़े कर रहा है। माहिरीन के मुताबिक इस बहरान की बुनियादी वजूहात में हुकूमती पॉलिसीज़ के अदम तसलसल, शुगर इंडस्ट्री में मौजूद बासर माफिया और मंडी के गैर शफाफ ढांचे को कलीदी हैसियत हासिल है। माहिरीन माशियात के मुताबिक गो कि अशियाए खोरोनोश में अमूमी तौर पर उतार चढ़ाव मामूल की बात है, लेकिन चीनी एक ऐसी मुनफरिद कमोडिटी है जिसमें हर साल बरामद और फिर दरामद का चक्कर चलता है। और अक्सर औकात शुगर मिल्स के दबाव पर हुकूमत चीनी की बरामद की इजाज़त देती है, लेकिन बाद में जब मुल्क में किल्लत पैदा होती है तो इस चीनी को महंगे दामों दोबारा दरामद करना पड़ता है। जैसा कि 2024 अगस्त सितंबर में क्रशिंग सीजन से पहले शुगर मिल्स एसोसिएशन ने यह कहा था कि चीनी वाफर मकदार में मौजूद है, अब जो गोदामों पर पड़ी हुई है अब वो ज़ाया हो रही है, चूहे इसको खा रहे हैं, इसलिए इसको बाहर भेजकर ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। और इस बुनियाद पर 5 लाख मेट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट की गई और फिर वक्फे से 2.5 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट की गई, यानी कुल 7.5 लाख मेट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट हुई। और शुगर मिल्स एसोसिएशन और हुकूमत की जानिब से ये यकीन दहानी कराई गई कि चीनी के एक्सपोर्ट करने से चीनी की कीमतों में इजाफा नहीं होगा, लेकिन इसके बरक्स चीनी की कीमतों में इजाफा होना शुरू हो गया। नायब वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने चीनी की किल्लत कम करने और कीमतों को कम करने के लिए चीनी का सरकारी रेट 145 की बजाय 164 रुपये कर दिया, यानी 19 रुपये का मजीद बोझ आवाम पर मुंतकिल किया गया। लेकिन इसके बावजूद चीनी की कीमत को कंट्रोल नहीं किया जा सका। फिर हुकूमत ने इसके बाद खाम चीनी मंगवाने का फैसला किया, यानी हुकूमत ने शक्कर इंपोर्ट करने का फैसला किया और यूं मुल्क का भारी ज़र मुबादला यहाँ लगाया गया। जिसके बाद अब हुकूमत ने फिर चीनी इंपोर्ट करने का फैसला किया है, जिस पर भारी ज़र मुबादला खर्च होगा। साल 2024 के ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के टेंडर को देखें तो इस दौरान चीनी दरामद के लिए कोई टेंडर जारी नहीं हुआ, लेकिन 11 जुलाई 2025 को वफाकी हुकूमत ने 5 लाख मेट्रिक टन चीनी की इंपोर्ट के तरीक़ाकार को शुरू किया और ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी टेंडर जारी किया। इस टेंडर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने मार्केट से चीनी की खरीदारी के लिए नर्ख तजवीज़ करने और ख़ुद फैसला करने का इख्तियार रखा कि वो 3 लाख से 5 लाख मेट्रिक टन में से कितनी लेगी। लेकिन अब ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 3 लाख मेट्रिक टन चीनी की दरामद का जारी टेंडर वापस लिया है और अब TCP ने 50,000 मेट्रिक टन चीनी की दरामद का नज़र-ए-सानी टेंडर जारी कर दिया और इस मुतालिक इंटरनेशनल सप्लायर्स से 50,000 टन चीनी की दरामद के लिए 22 जुलाई तक बोलियां तलब की गई हैं। इससे पहले 2023 और 2024 में मुल्क में चीनी की दरामद और पॉलिसी के हवाले से सूरत हाल काफ़ी दिलचस्प रही है। साल 2023 में ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क में चीनी की बढ़ती हुई किल्लत और कीमतों के दबाव को कम करने के लिए ब्राज़ील से तकरीबन 1 लाख मेट्रिक टन चीनी दरामद करने पर इब्तदाई मरासले जारी किए थे, जिनका मकसद मकामी मार्केट में चीनी की दस्तयाबी को यकीनी बनाना, कंट्रोल करना था। गो कि इस दौरान ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा
बैन-अल-अक़वामी टेंडर जारी नहीं किया गया था, लेकिन हुकूमत की हिदायत पर दरामद की तैयारी की गई। साल 2024 में सूरत हाल मजीद बदल गई। इस साल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने बैन-अल-अक़वामी सतह पर किसी भी मुल्क से चीनी दरामद के लिए कोई बाज़ाब्ता टेंडर जारी नहीं किया। हुकूमत ने ज़्यादातर मकामी चीनी की खरीदारी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के इंतजाम और यूटिलिटी स्टोर्स को सप्लाई जैसे इक़दाम पर तवज्जो दी ताकि मकामी मार्केट में इस्तेहकाम बरकरार रखा जा सके। यानी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की सालाना खरीदारी मनसूबाबंदी 2024 में चीनी की दरामद का बराह रास्त जिक्र नहीं था, बल्कि सिर्फ चीनी के लिए स्टोरेज की सहूलियात की खरीदारी या किराए पर लेने जैसे इक़दाम शामिल थे। अब हुकूमत ने जो फैसला किया, इस फैसले के पीछे क्या है, बेनिफिशरी कौन है, इस वक्त खेलदानी जो वफाकी वज़ीर है उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम कोहिस्तानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, पहले चीनी एक्सपोर्ट होती है, उसके बाद पता चलता है कि मुल्क में चीनी की किल्लत, यानी पहले वाफर मिकदार में बताई जाती है, चीनी एक्सपोर्ट कर दी जाती है, किल्लत पैदा होती है, चीनी इंपोर्ट का फैसला किया जाता है। 3 लाख मेट्रिक टन का टेंडर टीसीपी के ऊपर नोटिफाई होता है, अब टीसीपी करती है, फिर 50,000 मेट्रिक टन कर दी जाती है। सर, ये हो क्या रहा है? पहले तो एक्सपोर्ट का फैसला किस बुनियाद पर किया गया? ऐसे कौन से एविडेंसेस थे? फिर किसने कन्विंस किया हुकूमत को कि चीनी एक्सपोर्ट कर दी जाए? बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात यह कि जब चीनी एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई थी गौर व फ़िक्र और मुशावरत से और तमाम जो तरीक़े हैं उसको कानूनी तौर पर देखकर, और ये उस वक्त 8 लाख टन चीनी जो थी वो एक्सेस थी। और ये उसमें एक ये भी रीज़न था कि अगर चीनी एक्सपोर्ट नहीं होगी, अगर शुगर मिलों में पड़ी रहेगी तो शुगर मिल वाले जो है गन्ना ख़रीद नहीं सकेंगे। गन्ने ख़रीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं होंगे, काश्तकार को रेट नहीं मिलेगा। और ये हकीकत है, अगर वो उस वक्त एक्सपोर्ट नहीं होती तो उस वक्त इससे ज़र मुबादला भी हुकूमत को जो है उससे फ़ायदा हुआ, और उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट भी अच्छी थी और पाकिस्तान में चीनी कम रेट था। देखिए, उस वक्त ज़र मुबादला का फ़ायदा, अब जो ज़र मुबादला को नुकसान हो रहा है खेलदास कोहिस्तानी साहब कि 3 लाख मेट्रिक टन गंदम, ज़ाहिर है डॉलर्स और ज़ाहिर है ये फॉरेन एक्सचेंज है, ये पैसे जब मुल्क से बाहर जाएंगे नुकसान होगा। तो क्या ये प्रेशर है अब, और इस प्रेशर को देखते हुए 50,000 मेट्रिक टन इंपोर्ट करने का फैसला किया गया? यही कह रहा हूँ, हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जब 16 माह की हुकूमत थी या जो 1 साल की ये हुकूमत है, उनके दौर में चीनी उन्होंने ये इंश्योर किया है कि चीनी सस्ती मिलनी चाहिए आम आदमी, क्योंकि आम आदमी जो मज़दूर है, किसान है, या उनके खाने में चीनी उनकी ज़िंदगी में अहम है। तो वो हम चाहते थे कि महंगी चीनी ना मिले, तो उस पर काफ़ी हमें, आप देखें पूरा 2.5 साल का 16 माह ये साल ये चीनी कंट्रोल रेट था। और अगर अभी चीनी थोड़ी महंगी हुई है तो इंपोर्ट का मकसद ये कि चीनी बाहर मुल्कों में सस्ती है, पाकिस्तान में जो है 250 से कम चीनी मिलेगी, मतलब 160। और लेकिन कोहिस्तानी साहब, वो कम कीमत पे नहीं मिल रही, वो तो 200 से भी तजावुज़ कर गई है। 2 किलो भी पंजाब में अक्सर इलाकों में नहीं मिल रही है सर। ज़ाहिर है क्राफ्ट कम हुआ है गन्ने का, और चीनी जो है मार्केट में इतनी मौजूद नहीं है, तो वजूहत है जो चीनी बढ़ रही है। तो हमारी कोशिश है कि चीनी इंपोर्ट करके, और जब हमने एक्सपोर्ट की थी तब इंटरनेशनल मार्केट में चीनी महंगी थी। अभी फिर भी अगर हम हिसाब करेंगे तो जब एक्सपोर्ट किया है, इंपोर्ट करेंगे, तो मैं समझता हूँ ख़जाने पे कोई बोझ नहीं आएगा, मगर आम आदमी को फ़ायदा होगा कि चीनी उनको 160 या 65 रुपए किलो मिले। कोहिस्तानी साहब, आम आदमी को तो फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन जब चीनी एक्सपोर्ट की तो उस वक्त किसने फ़ायदा उठाया? अब चीनी जब इंपोर्ट होगी और ड्यूटी फ्री आपने फैसला किया इंपोर्ट होगी, तो फिर फ़ायदा किसको हो रहा है? एक्सपोर्ट करके फ़ायदा किसने उठाया? इंपोर्ट करके फ़ायदा किसको पहुँचेगा? हमने एक्सपोर्टर के फ़ायदे के लिए नहीं किया था, उससे ज़र मुबादला पाकिस्तान में डॉलर आए थे, उससे मुल्क का फ़ायदा हुआ है। और आम आदमी जो गन्ने का काश्तकार है उसको रेट अच्छा मिला। अगर वरना शुगर मिलों का आपको पता है, जब कोई अगर गन्ना कोई नहीं ख़रीदता तो उसका नुकसान काश्तकार को होता, और वो शुगर मिल भी अगर स्टॉक उसके पास चीनी मौजूद होती, नया गन्ना कैसे ख़रीदते। तो ये वजूहत थी, और क्राफ्ट जो है कमियाँ आई है उसमें, जितना एक्सपेक्टेड किया गया था। ये मौसमियात तब्दीली है, तो कई वजूहत है। तो मैं समझता हूँ, देखिए इस सारे में सरकार को फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन एक तासुर यह है कि मिलर्स ज़रूर फ़ायदा उठा गए, शुगर मिल माफिया ज़रूर फ़ायदा उठा गया।
देखें, अगर हमने इंपोर्ट अब हम कर रहे हैं या एक्सपोर्ट हमने की, हमने कोई शुगर मिल को फ़ायदे देने के लिए नहीं की थी। हमारा मकसद ये है कि चीनी सस्ती मिले आम आदमी को, और गन्ने का जो काश्तकार है हमारी अगर फसलों की रेट काश्तकार को नहीं मिलती है तो काश्तकार भी वो दोबारा फसल वो नहीं लगाता है। तो ज़ाहिर है हम ज़रूरी बेस मुल्क हैं, एग्रीकल्चर बेस हैं, हमें अपने ज़राअत की इंटरनेशनल मार्केट के साथ चलना होता है। अगर दुनिया भर में गंदम सस्ती है तो पाकिस्तान में भी सस्ती होगी। अगर दुनिया भर में चीनी महंगी है, उसका फ़ायदा हमने लिया है, अच्छा रेट हमें मिला, हमने एक्सपोर्ट किया। अब हम अगर हमारे वारे में आ रहा है, हमें ज़रूरत है तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ये आम आदमी को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है ना। केलदास कोहिस्तानी साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। केलदास कोहिस्तानी वफाकी वज़ीर मौजूद थे, और फिर IMF का प्रेशर भी है कि ये जो ड्यूटीज़ आपने लिफ्ट की हैं इम्पोज करनी पड़ेंगी। हो सकता है कि हुकूमत इस प्रेशर के अंदर जो 50,000 मेट्रिक टन चीनी इंपोर्ट करने का फैसला कर रही है इसको भी वापस ले, और जाहिर है दबाव तो मौजूद है, अदरवाइज एक स्कैंडल जो है वो बन रहा है। एक ब्रेक बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ ही। सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से गैर मुल्कियों को जायदाद खरीदने की इजाज़त दे दी गई है। अब इस फैसले के बाद गैर मुल्की भी यहाँ पर जायदाद खरीद सकेंगे। इस फैसले का सबसे अहम पहलू ये है कि सऊदी रियल एस्टेट सेक्टर में गैर मुल्की सरमायाकारी का दरवाज़ा खुल जाएगा, जो न सिर्फ तामीराती सनत बल्कि इससे जुड़े दर्जनों झेली शोबों के लिए भी नई जान साबित होगा। जब गैर मुल्की अफराद और कंपनी सऊदी शहरों में रिहायशें इख्तियार करेंगे, तजारती या सनती जायदाद खरीद सकेंगे, तो इससे जायदाद की तलब में इजाफा होगा। और इसके साथ साथ हुकूमत के विजन 2030 के तहत तरक्की पाने वाले नए शहरों में जारी मेगा प्रोजेक्ट्स को भी बराह रास्त फ़ायदा होगा। इसके अलावा गैर मुल्की सरमायाकारी से नए शहरों की तरक्की की रफ्तार तेज़ होगी, मुलाजमतों के नए मौके पैदा होंगे और मकामी मईशत को तनोव मिलेगा। साथ ही बैन अक़वामी जो है इंडस्ट्रीज़ के आने से जो लोकल्स हैं उनको भी फ़ायदा होगा, और जायदाद की खरीदो फरोख्त और उसकी फाइनेंसिंग के लिए नई प्रोडक्ट्स और ख़िदमात मुतारिफ़ कराई जाएंगी। अब इसके साथ साथ इस फैसले के कुछ चैलेंजेस और ख़दशात भी हैं, जैसे रियल एस्टेट की कीमतों में गैर मामूली इजाफा, जिससे मकामी आबादी के लिए जायदाद खरीदना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर सऊदी हुकूमत इस फैसले को मुतवाज़न पॉलिसी और मुनासिब ज़ाब्तों के साथ नाफिज करे तो ये सऊदी अरब की मईशत को खोलने, गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद को बढ़ाने और विजन 2030 के तहत मुल्क को एक जदीद आलमी इक़्तिसादी मरकज़ बनाने की राह में एक बड़ी पेशरफ्त साबित हो सकता है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो ये फैसला सऊदी अरब के लिए सरमायाकारी, रोज़गार, टेक्नोलॉजी की मुंतकली और माशी तरक्की के वसी मौके पैदा करने की भरपूर सलाहियत रखता है। माजी में गैर मुल्कियों को सऊदी अरब में सिर्फ रिहायशी प्रॉपर्टी खरीदने की इजाज़त थी, लेकिन नए तरमीमी कानून के मुताबिक अब गैर मुल्की सऊदी अरब में कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ भी खरीद सकते हैं। प्रोग्राम में अभी ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस मॉनसून सीज़न है, इस हवाले से जो फोरकास्टिंग है एक बार मौसमियात क्या कह रहे हैं, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ में। मुल्क भर में मानसून का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में मानसून के हवाले से अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि मानसून का नया और शदीद सिलसिला 15 से 17 जुलाई के दौरान मुतवक्के है, जिससे मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं, गरज चमक और मूसलाधार बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाओं का नया सिलसिला मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में दाखिल हो चुका है। मगरबी हवाओं के साथ मिलकर यह सिलसिला मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा और इस दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, झंग, टोबा, टेक सिंह, चिन्योट, ननकाना, फैसलाबाद में भी तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। इसी तरह ओकाड़ा, साहिवाल, कसूर, खानेवाल, पाकपतन, मुल्तान, बहावलनगर, बहावलपुर, डीजी खान और लिया में बारिश का इम्कान है। दूसरी जानिब पेशावर, चारसद्दा, मर्दान, स्वात, मीर, कोहिस्तान, एबटाबाद, मानसेरा, हरीपुर, शांगला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ, जबकि बुनीर, कोहाट, करक, बनू, टांक, लकी, मरवत, वजीरिस्तान, चित्राल और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान है। मानसून का ये नया स्पेल है और इस दौरान ना सिर्फ इंतज़ामिया को अलर्ट रहने की ज़रूरत है बल्कि शहरियों को भी अलर्ट की ज़रूरत है। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।